हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के जरिए हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जो देश की सुर्खियों से लेकर विदेश की घटनाएं बनी रहीं, राजनीतिक हलचल से लेकर खेल की बड़ी जीत बनी रहीं। हर उस क्षेत्र की खबर आपको बताते हैं जिनका सीधा नाता आपसे होता है। प्रेस वार्ता के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हर उस खबर को ऐसे प्रस्तुत किया जाए कि आप न केवल सूचित रहें बल्कि उन घटनाओं और बदलावों के प्रति सजग भी रहें। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी और छत्तीसगढ़ से स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सूरज जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? देखिए दीदी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के तमाम तरह की बातें हैं और अब हमले की बात आ रही है, क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, उनके पास से गोली थी और अब फिर ट्रंप में जो गोल्फ कोर्स में फायरिंग हुई थी। अब इस मामले को लेकर के शुरू नहीं होना चाहता, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप हम लोग के जरिए उपजी सहानुभूति का फायदा उठाकर डोनेशन कार्ड खेलने में जुटे हुए। फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स में रविवार को फायरिंग की घटना हुई थी। उसके 1 घंटे के भीतर ही ट्रंप की टीम ने अपने 10 लाख समर्थकों को डोनेशन के ईमेल भेज दिए। ये सभी समर्थक पूरे में $50-50 डोनेशन दे चुके हैं और ईमेल के साथ डोनेशन का लिंक भी भेजा गया था। आपको बता दें कि कमला हैरिस के पास 2500 करोड़ रुपए, जबकि ट्रंप के पास 1090 करोड़ का चुनावी फंड है। ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई को फायरिंग हुई थी और ये बताया जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है, जो फायरिंग हुई है, हालांकि जिसने फायरिंग की है उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से AK-47 भी बरामद की गई है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हमले का जो कार्ड खेला जा रहा है, क्योंकि 10 लाख ईमेल भेजे गए तुरंत हमले के तुरंत बाद भेजे गए और उसमें डोनेशन की बात कही गई है। तो ये देखा जा रहा है कि ये दृष्टिकोण ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ये हमला डोनेशन के लिए तो नहीं था, क्योंकि 2500 करोड़ और 290 करोड़, ये जो फर्क है, उस फर्क के लिए भी बातें सामने आ रही है। दूसरी तरफ बात करूँ फिलिस्तीन में जिस तरह से घटनाएं चल रही हैं, तो जो फिलिस्तीनियों का कहना है कि इजराइल और हमास हमारे लिए दोनों देश हैं, दोनों हमें मार रहे हैं। क्योंकि यहाँ एक बात है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के आतंकी हमले को 1 साल होने को आया जी, लेकिन इजरायली सेना अभी भी हमास को खत्म करने में नाकाम रही है। साल भर से इजरायली सेना और हमास के बीच पिस रहे फिलिस्तीनी जनता का सब्र अब जवाब देने लगे है। एक और जहां इजरायली सेना के हमले में 41,000 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, तो इसमें 16,500 से ज्यादा बच्चे हैं। कई फिलिस्तीनी का आरोप है कि गाजा में सत्ता में बने रहने के लिए युद्ध के दौरान भी हमास का आम लोगों का दमन जारी है। तो इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में फिलिस्तीनियों का जो आम जनता है, जो फिलिस्तीनी है, वो ये कह रही है कि हमारे लिए दोनों बराबर हैं, दोनों हमें मार रहे हैं और युद्ध अब वहाँ की जो जनता है, जो फिलिस्तीनी है, वो युद्ध पर विराम चाहते हैं। दूसरी तरफ बात करूं कि जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है, पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम गया है और यहाँ इस दिन पहले नरेंद्र मोदी की सभा थी और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ चुनाव प्रचार करने गए और उन्होंने आतंक की वहाँ बात की। उन्होंने कहा है कि आतंक को इतने नीचे दफन कर देंगे कि कभी बाहर नहीं आ सकते। धारा 370 का जिक्र किया है। विपक्षी गठबंधन जो कह रहे हैं कि धारा 370 खत्म कर देंगे, धारा 370 कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो इस तरह उन्होंने विपक्ष पर वहाँ निशाना साधा है। दूसरी तरफ बात करूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर है और वहाँ उन्होंने जो कहा कल इनका दूसरा दिन था गुजरात दौरे का और उन्होंने जो बातें कल वहाँ कही है कि मुझ पर पहले मजाक उड़ाए गए, मुझ पर सब्जियाँ कसी गई और मेरा मजाक उड़ाया गया, लेकिन मैं अपनी मौन रह करके, चुप रह करके अपने काम में लगा रहा, देश की नीति बनाने में लगा रहा और इस तरह से मैंने अपना काम किया। क्योंकि मोदी ये पहला मौका है जब तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी गुजरात गए हैं। उन्होंने कहा कि अपने घर आकर एक नई ऊर्जा मिलती है, अपने घर आकर अपना का आशीर्वाद मिलता है, तो इससे नई शक्ति का संचार होता है। क्योंकि 100 दिन पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के और अहमदाबाद वो गए हैं और अहमदाबाद में उन्होंने जिक्र किया है बहुत सारी बातों का और उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोगों ने मुझे तीसरी बार आशीर्वाद दिया है, इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। दूसरी तरफ आखिरी एक बड़ी खबर का जिक्र करना चाहूंगा और बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल आज इस्तीफा देने की बात है, क्योंकि आज शाम को 4:30 बजे एलजी से उनकी मुलाकात और अगर इस्तीफा देते हैं तो फिर नया मुख्यमंत्री कौन होगा, पर अभी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
और हालाँकि केजरीवाल का जो फोकस है वो अगले 100 दिन के लिए है कि अगले 100 दिन वो क्या कुछ करने वाले हैं। जी। लेकिन यहाँ ये बात है कि यदि वो आज इस्तीफा देते हैं 4:30 बजे, जैसे कि उन्होंने ऐलान किया था 2 दिन पहले, और कि वो 2 दिन में इस्तीफा देंगे और आज वो इस्तीफा देंगे, तो नया मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर के तमाम तरह की सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म भी रहती है। ठीक है सूरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। केजरीवाल ने जो घोषणा की है उससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो बहुत तेज है। इसी कड़ी में वो हरियाणा चुनाव पे फोकस करने की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं मध्य प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। राजेश जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जो सुर्खियां बनी रही? हाँ, देखिए रिद्धि, मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जिस तरह से लगातार हम चर्चा करते हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से निवेश को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। कल जिस तरह से गुजरात के गांधीनगर में पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 दिनी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट की जो शुरुआत की है, उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत की। सीएम ने यहाँ उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही कई बड़ी कंपनियों ने प्रदेश में निवेश में रुचि दिखाई है। अवाडा ग्रुप ने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। सीएम के विंड पावर एसोसिएशन ने सोलर पार्क की तर्ज पर विंड पार्क विकसित किए जाने का भी अनुरोध किया है। दूसरी तरफ टोरेंट पावर ने प्रदेश में पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के विकास के लिए पॉलिसी बनाने का अनुरोध किया। वहीं अब बात की जाए अन्य ग्रुप की, तो लगातार मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। बिल्कुल। रिन्यू पावर ने भी प्रदेश में करीब 6,000 करोड़ रुपए में निवेश की रुचि दिखाई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से कहा कि इन्वेस्टर मीट में सीएम यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा पर काम कर रहा है। प्रदेश में बिजली सरप्लस है और इसे दिल्ली मेट्रो को सप्लाई हम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक प्रदेश के सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाई जाएगा। सीएम ने कहा कि 7 और प्रोजेक्ट को हमने बिजली दी है और ये तमाम सारी चीजें उन्होंने सर जो निवेशक थे उनको बताई कि किस तरह से वातावरण वहां पर है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप किया जा रहा है, बिजली किस तरह से सरप्लस है, और इसी के आधार पर उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर आग्रह किया है। ठीक है। एक खबर, जिला अस्पतालों में आज से जन औषधि केंद्र 2000 प्रकार की जो दवाएं हैं वो 90% तक सस्ती मिलेंगी। इसकी शुरुआत आज से हो रही है। जेपी अस्पताल भोपाल का जो जेपी अस्पताल है भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में मंगलवार यानी कि आज से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 10 बजे अब से थोड़ी देर बाद राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से औपचारिक रूप से इस पहल का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ ही स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 का भी आगाज किया जाएगा। प्रदेश में पहले से ही 500 से अधिक जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं जो शहर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। नए जन औषधि केंद्रों के शुरू होने के बाद मरीजों को 50 से 90% तक कम कीमत पर करीब 2000 प्रकार की दवाइयां और 300 प्रकार के सर्जिकल उपकरण मिल सकेंगे। इन केंद्रों का संचालन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की मध्य प्रदेश राज्य शाखा करेगी। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जिस तरह से लगातार किशोर अपराधियों को लेकर जो नरमी बरती जा रही है, जो सिस्टम है उस पर नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 4 साल की बच्ची से जाति के मामले में किशोर अपराधी की सजा को बरकरार रखते हुए किशोर अपराधियों के प्रति देश में नरम कानूनों पर गहरी चिंता जताई है। जस्टिस सुबोध अभयंकर की खंडपीठ ने जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से की गई 10 साल की सजा को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये बेहद खेदजनक है कि किशोरों से इस देश में नरम रवैया या व्यवहार किया जा रहा है, जबकि पीड़ितों के लिए न्याय प्रणाली की सख्त जरूरत है। विधायिका ने अब
तक निर्भया कांड से कोई सबक नहीं लिया। मामले में अभियुक्त के वकील ने तर्क दिया था कि घटना किराए के विवाद के चलते गढ़ी गई थी, लेकिन कोर्ट ने ये माना है कि इस तरह की जो चीजें हैं जो लगातार बन रही है और जो किशोर अपराधी बन रहे हैं और उनको उसी का फायदा मिलता है, इसलिए कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। जी ठीक है राजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और जो जन औषधि केंद्र है वहां पर दवाइयां सस्ती मिल रही हैं। इसी कड़ी में ये सराहनीय पहल है। अब इसी कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। सुनील जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बनी रही? रिद्धि, छत्तीसगढ़ में तीज त्योहारों का उत्सव चल रहा है इन दिनों। अभी गणेश उत्सव और ईद मिलाद उन नबी का एक संयोग देखने को मिल रहा है। लोग ईद मिलाद उन नबी की बधाइयां दे रहे हैं। इस बीच गणेश विसर्जन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रिद्धि, मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जो महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक घर घर में और गाँव में गणेश विराजते हैं। कई धर्म के लोग आजकल यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। सार्वजनिक गणेश उत्सव में तो तमाम धर्मों के लोग शामिल होते ही हैं। इसके साथ ही 3 दिनों तक विसर्जन का सिलसिला अब चलता रहेगा। इसके साथ ही आज विश्वकर्मा पूजा भी है। छत्तीसगढ़ में विश्वकर्मा पूजा जोर शोर से इसलिए मनाई जाती है कि ये पूरा औद्योगिक इलाका है। यहाँ पे कोल और आयरन ओर से संबंधित बड़े उद्योग है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों में विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व होता है। इसलिए आज उसकी भी यहाँ पे रौनक देखने मिल रही है। इसके साथ ही बड़ी एक खबर आ रही है रायपुर से। यहाँ मैरीन ड्राइव है। उत्सव के बीच यहाँ प्रेमी जोड़े काफी इकट्ठा होते हैं। तालाब का किनारा है, नेचुरल ब्यूटी है और बिल्कुल शहर के मध्य में ये इलाका स्थित है। मैरीन ड्राइव के नाम से यह इलाका मशहूर है। यहाँ पर एक प्रेमी प्रेमिका युवक के बीच जानलेवा हमला हुआ। प्रेमी अचानक बातचीत के बाद इतना बिफरा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को चाकुओं से गोद दिया। मौके पर उसकी युवती की मौत हो गई, जबकि जो प्रेमी था उसने अपना हाथ काट लिया। उसके बाद वो तालाब में कूद गया। वो भी आत्महत्या के इरादे से तालाब में कूदा। फिलहाल एसडीआरएफ ने उसको पकड़ लिया है। उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिद्धि, बारिश भी इस दिनों काफी मुसीबत बनाए हुए है। पिछले 3 दिनों से कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और कई इलाके अभी जलमग्न ही हैं। धीरे धीरे वहां से पानी का बहाव हो रहा है और लोग जो है कुछ हिमशीर इलाकों की ओर जो लौटे थे, अब वो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। रिद्धि, एक और खबर है शराब से जुड़ी हुई है। ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि एक छत्तीसगढ़ छोटा प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर शराब की मात्रा देश में सर्वाधिक खपत की तरह है। सर्वाधिक खपत देश में शराब की छत्तीसगढ़ में होती है। ये गौरतलब आंकड़ा है। और इसके बाद त्रिपुरा और महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे महानगर आते हैं। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश आता है, लेकिन इनकी तुलना में छत्तीसगढ़ 1/3 भी नहीं है। और उसके बावजूद शराब का चलन जिस तरह से बढ़ा है, तो यहाँ की 2 जिले हैं बड़े, महासमुंद और धमतरी। ये कृषि उत्पादक जिले हैं और यहाँ पर अब लोगों की महापंचायतें हो रही हैं और अपने स्तर पर ग्रामीण शराबबंदी लागू कर रहे हैं। ये बड़े गौरतलब बात है। और 51,000 रुपए का जुर्माना उन लोगों पर लगाया जा रहा है जो लोग शराब पी के गाँव आ रहे हैं या चोरी छिपे शराब पीकर घर आ रहे हैं। घर वाले तक शिकायत कर रहे हैं कि इन्होंने नियमों को तोड़ा है। तो शराबबंदी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम यहाँ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही रायपुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं और नगरीय निकाय चुनाव भी सिर पर है, लिहाजा राजनीति भी जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता अपने संगठनों को मजबूती देने में जुटे हैं। कांग्रेस के सचिन पायलट दौरा कर रहे हैं, तो बीजेपी से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं कमान संभाली हुई है और गांव-गांव, शहर-शहर में वो दौरे कर रहे हैं। ठीक है सुनील जी, सही कहा आपने। शराब खपत को लेकर जो शराबबंदी का अभियान चल रहा है, मुहिम चल रही है, बेहद ही अहम होगी। इसी कड़ी में मैं देवभूमि की ओर आना चाहूंगी। महेश जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जो सुर्खियां बनी रही? ठीक है, महेश जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जो चर्चा का विषय बनी रही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74वां जन्मदिन मनाएंगे और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम लोगों को सदस्य बनाया जाएगा।
और इस कार्यक्रम में 7400 मौलानाओं मदरसे के छात्र को भी सदस्य बनाया जाएगा और देश के 75 जिलों से 100 मदरसे चिन्हित किए गए। राजधानी लखनऊ के करीब 8 मदरसे भी चिन्हित कर दिए गए। वो लोकसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के झंडे में मुस्लिम समाज को जोड़ा है और सदस्यता अभियान के जरिए 5 लाख मुस्लिमों को जोड़ेंगे। कल कैंप लगाकर भाजपा का सदस्य भी बनाया जाएगा और मुस्लिम समाज के लोगों को भाजपा का सदस्य बनाया जाएगा। वहीं हृदय में बात करूंगा अगली खबर की ओर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विश्वकर्मा श्रम सम्मान ओडीपी और माटी कला के अंतर्गत हस्तशिल्पियों को टूल किट देंगे और उनको सम्मानित करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत सीएम योगी राज्य की पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्प, माटी कला और ओडीपी की हस्तशिल्पियों व कारीगरों के प्रशस्ति की दिशा में एक और मील का पत्थर रखने जा रहे हैं। आज यानी कि मंगलवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यक्रम होगा, जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान व ओडीओपी तथा माटी कला के अंतर्गत हस्तशिल्पियों को टूल किट प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये कार्यक्रम 4 बजे से शुरुआत होगा और 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। और ये उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ओडीओपी प्रोडक्ट की दाग जमजूत रही है और सीएम योगी का जो मौजूदा प्रयास इसी कड़ी को और मजबूत कर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत देश के सभी हस्तशिल्पियों कारीगरों को उचित सम्मान और प्रोत्साहन पहुंचाने का जरिया सिद्ध होने जा रहा है। वहीं मैं बात करूंगा अगली खबर की ओर की जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कल अपने संबोधन में कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बेईमानी नहीं की, होती तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 50 सीटों से भी ज्यादा जीती और भाजपा सरकार के इशारे पर प्रशासन ने 21 सीटों पर बेईमानी। प्रशासन निष्पक्ष रहता तो इंडिया गठबंधन ने अपनी जितनी सीटों पर जीत हासिल की है उससे ज्यादा और सीटें जीती। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत के लिए मैं पीडीए परिवार का धन्यवाद करता हूँ। पीडीए हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं, पीडीए का नारा भावना बनकर होता है। इस चुनाव में भी हमने देखा है कि रामपुर, बदायूं साथ साथ हमारे लोकसभा क्षेत्र कन्नौज में भाजपा के नेताओं ने बूथों पर जाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया। उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए कहा, इस चुनाव में समाजवादियों को अयोध्या की जनता का आशीर्वाद मिला है और अयोध्या में भाजपा की सरकार ने लूट और भ्रष्टाचार, अयोध्या में भाजपा की हार उसकी नाकामी साबित और जनता ने वहां समाजवादियों का साथ दिया और भाजपा सरकार में अयोध्या जैसी पावन धरती पर भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार ने किसानों को मार्केट रेट पर मुआवजा नहीं दिया है और सदियों से व्यापारियों की दुकानें तोड़ी है और उन्हें तोड़ दिया गया, उन्हें मार्केट वैल्यू से मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। तो इस तरीके की तमाम बातें अखिलेश यादव ने। वही मैं अगली खबर की ओर करना चाहूंगा कि जो अयोध्या है वहां पर जो कांग्रेस के नेता अजय राय वो पहुंचे और उन्होंने कई लोगों के साथ पहुंचे और वहां पर जनपद अयोध्या के राम मंदिर में सफाई करने कार्य करने वाली एक 20 वर्षीय युवता जो भी अंतिम वर्ष की छात्रा मंदिर परिसर में अपराधियों द्वारा युवतियों को 3 अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और पूरी घटना झकझोर देने वाली है। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित के परिवारजनों से मिले, ये पूरा मामला जो है रौनी थाना अंतर्गत गांव गोपनीनाथ पहुंचकर से अजय राय ने और उन्होंने 25,000 रुपए की जो है सहायता दी और चेक उनको सौंपा करवाया और उन्होंने कहा पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भाजपा शासित सभी राज्यों की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और प्रदेश में आए दिन महिलाओं एवं बच्चियों के खिलाफ आपराधिक घटनाएं जो भाजपा सरकार की महिला सुरक्षा नीति रोकने का काम कर। उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने में विफल हो चुकी है और अपराधियों द्वारा निरंकुश होकर घटनाओं को अंजाम देना प्रशासन की नाकामी का प्रदेश में पनपता सुरक्षित वातावरण हमारी बहन बेटी स्वतंत्रता एवं उनकी आकांक्षाओं पर बंदिश लगा। ठीक है ज्ञानेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वास्तव में चिंताजनक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।
प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।